देखो बेटा, आज हम मानव स्वास्थ्य वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, हमने इसको क्या करा था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है ना। पहला पार्ट कौन सा था? पहला पार्ट था आपका संतुलित और असंतुलित भोजन, ठीक है ना, ये पार्ट था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था हमें मानव स्वास्थ्य, ठीक है। मानव स्वास्थ्य के बाद वाला आपका था नशीले पदार्थ। 4 टॉपिक थे इसमें, नशीले पदार्थ। और नशीले पदार्थ के बाद में आपका टॉपिक आएगा, वो आएगा खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों से संबंधित ये चैप्टर होगा, तो खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो ये 4 पार्ट है इस टॉपिक के, और इन चारों में से संतुलित और असंतुलित भोजन हम पढ़ चुके हैं, और मानव स्वास्थ्य वाला टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि जो मानव स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, ये मानव स्वास्थ्य वाला टॉपिक फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मोटापा, ठीक है। हम मोटापा डिस्कस करेंगे, और मोटापा और रक्तचाप इसी के अंदर अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये कंप्लीट होगा, मानव स्वास्थ्य कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम नशीले पदार्थ डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मानव स्वास्थ्य में अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोटापा। तो मोटापा क्या होता है? वह स्थिति, भाई आप सब जानते हो, जब शरीर में क्या हो, अत्यधिक वसा जम जाए, है ना, जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मोटापा, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वह स्थिति जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर क्या डालने लगती है? हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। क्या कहलाता है? ये जो पूरी विषय वस्तु हो गई है, किसकी होगी? मोटापा की। तो मोटापा क्या होगा? जब अत्यधिक वसा इस सीमा तक एकत्रित हो जाए कि वह स्वास्थ्य पर क्या डालने लगे? हानिकारक प्रभाव डालने लगे, तो उस स्थिति को हम क्या बोल देते हैं? मोटापा बोल देते हैं, ठीक है। अब एक जो मोटापा की जो स्थिति है, उससे जो संभावित आयु है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि मोटापा से क्या होंगे? बहुत सारे रोग शरीर में आएंगे, और उन रोगों की वजह से शरीर कमजोर होता चला जाएगा, उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती चली जाएगी, और शरीर क्या होगा? विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होके फिर क्या हो जाएगी? जितने समय में मृत्यु होनी चाहिए थी, उस समय से कम समय में क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हार्ट अटैक वगैरह के खतरे, है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो संभावित आयु क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ एरो लगाऊं तो इसका मतलब समझना आपको घटना, ठीक है। ऊपर की तरफ एरो लगाऊं तो इसका मतलब होगा बढ़ना, ठीक है ना। चलो, अब एक टर्म आती है, वो टर्म क्या है? वो टर्म आती है बीएमआई, ठीक है ना। बीएमआई की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। देखो, ये जिस वे में नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना, उसी वे में आप अपनी जो भी आप जहाँ कॉपी में नोट्स बना रहे हो वहाँ नोट्स बनाते चलना। इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर जो चीज़ें होंगी उनको मैं सीधा स्टार्ट करूँगा बुक से, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स का यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से हम समझते चले जाएंगे, ठीक है ना, एक एक वर्ड को समझेंगे। तो अब शरीर भार सूचकांक में देखो, शरीर भार सूचकांक किसको बोलते हैं? शरीर भार सूचकांक बोलते हैं मानव का भार तथा जो शरीर की लंबाई है उसके स्क्वायर को, ठीक है। तो ये बीएमआई का जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? मानव के भार तथा शरीर की लंबाई के स्क्वायर को, ये इस शरीर की लंबाई का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ बॉडी, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है बॉडी की लंबाई का स्क्वायर, उसको हम क्या बोल देंगे? बीएमआई बोल देंगे, बॉडी मास इंडेक्स बोल देंगे, ठीक है। तो अब देखो, इसमें बीएमआई, अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई, किसी पुरुष या स्त्री की बीएमआई कितनी आती है? 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तक आती है, तो उस वो क्या है? मोटा तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन वो मोटा होने की ओर अग्रसर जरूर हो गया है, यानी वो मोटापे के पूर्व की स्थिति है। वो मोटा तो नहीं है, लेकिन मोटापे से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मोटा होने ही वाला है वो। तो 25 कब आएगा? जब उसका भार लोगे और उसकी लंबाई नाप के, उसकी लंबाई का स्क्वायर करके उसकी भार के अंदर क्या दोगे? भार दोगे। तो बीएमआई अगर कितनी प्राप्त हो जाए? 25 तक प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा? मोटापा की पूर्व स्थिति हो जाएगी, ठीक है। और अगर बीएमआई किसी की 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से क्या हो? अधिक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोटा बोलेंगे। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? मोटापा की कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। तो कुल मिलाकर
बीएमआई क्या था, एक बार फिर देखते हैं इसको। तो देखो बीएमआई क्या है, बीएमआई हिंदी में बोलते हैं शरीर भार सूचकांक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है, मानव के भार और बॉडी की लंबाई के स्क्वायर का अनुपात या बॉडी की लंबाई के वर्ग का अनुपात क्या कहलाता है, बीएमआई। ये बीएमआई की परिभाषा हो गई। बीएमआई अगर 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है तब तक मोटापा की पूर्व स्थिति है, और 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, मोटापा की स्थिति हो जाएगी। हम बोलेंगे ये मोटापा के रोग से ग्रसित व्यक्ति है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं इससे मोटापा से जुड़े रोग। अगर किसी व्यक्ति को मोटापा हो तो कौन कौन से उससे रोग आएंगे ही आएंगे। उसको हृदय रोग होने की संभावना होगी, ठीक है ना, हार्ट अटैक वगैरह आने की संभावना होगी। मधुमेह, जिसको आप शुगर बोलते हो, डायबिटीज़, वो होने की संभावना होगी। श्वास की समस्या, तो आपको पता है मोटा आदमी चलता है तो सांस हाँफने वगैरह लगता है, तो श्वास की समस्या होगी ही होगी। कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है, और हड्डियों से जुड़े रोग भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे रोग हैं जो अपने आप ही आ जाते हैं जब व्यक्ति का क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। अब मोटापा के कारण भाई क्यों हो जाता है, कोई व्यक्ति मोटा होता है कोई पतला होता है, ऐसा क्यों, व्यक्ति मोटा क्यों हो जाता है। देखो उसके पीछे का रीज़न है। अगर किसी वजह से शरीर का वजन बढ़ जाए, ठीक है ना, किसी भी वजह से शरीर का वजन बढ़ जाए तो व्यक्ति क्या होने लगेगा, मोटा। अब है मोटापा के और दूसरा लक्षण क्या है, ऊर्जा का सेवन व ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलित। अब ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किससे मिलती है, ऊर्जा मिलती है खाने से, फूड से, ठीक है ना। तो जो फूड है वो मान लो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हो, ठीक है ना, जंक फूड वगैरह ले रहे हो, बहुत तले भुने हुए ले रहे हो, बहुत उसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आप व्यायाम कर ही नहीं रहे हो, ठीक है ना, ऊर्जा का उपयोग कर ही नहीं रहे हो। आपने शरीर में ऊर्जा क्या कर ली, संचित तो कर ली, ऊर्जा आके इकट्ठी तो हो गई, संचित हो गई शरीर में ऊर्जा, लेकिन क्या हुआ, ऊर्जा का उपयोग नहीं हुआ। आप बैठे हो, बेड पर बैठे हो, गेम खेल रहे हो, है ना, तो क्या होगा, ऊर्जा का उपयोग नहीं होगा, तो क्या होगा, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच में असंतुलन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शरीर में क्या होती जाएगी, वसा या जो भोज्य पदार्थ है वो क्या होता रहेगा, वसा जमा होती रहेगी, और शरीर में अगर वसा जमा होती चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, शरीर मोटा होता चला जाएगा। अभी हमने देखा था पीछे कि जो चर्बी जमती है उसकी वजह से शरीर मोटा होता है। थर्ड रीजन है मोटापे का, अधिक चर्बी युक्त भोजन ग्रहण करना, है ना, समोसे खा रहे हो, है ना, पिज्ज़ा खा रहे हो, तो इस प्रकार के अगर भोजन खाओगे आप, है ना, तो क्या होगा, मोटे हो जाओगे। जंक फूड, ठीक है ना, और कृत्रिम भोजन करना। कृत्रिम भोजन किसको बोलते हैं, जैसे आप बहुत सारे मिर्च मसाले डाल रहे हो किसी एक चीज़ में, बहुत सारे मसाले डाल रहे हो, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट कर करके ये मिक्स कर दिया वो मिक्स कर दिया। आजकल आती है ना विभिन्न प्रकार की रेसिपीज़, है ना, तो वो उस प्रकार के बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हो, तो वो है कृत्रिम भोजन। प्राकृतिक भोजन क्या होता है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे फल फ्रूट हो गए, है ना, और आपके पास में सब्जियां हो गई, है ना, दालें हो गई, तो इस प्रकार का अगर आप भोजन करते हो तो वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। अगर उस हम तो वैसे सब्जी बना के खाते हैं तो वो वैसे सही तरीका नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उस तक हमारा काम चलता है, ठीक है ना। वो कंप्लीट प्राकृतिक तो नहीं है, हम उसको क्या करते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें मसाले वगैरह डाल देते हैं, चलो वहाँ तक चलता है। लेकिन होटल्स में आप देखते हो स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले, भोजन तो कृत्रिम बहुत कम बच जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पका दिया जाता है, तो उसमें जो जीवित अंश है वो बहुत कम रह जाता है। तो जो होटल वाला खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले तड़का वगैरह लगाया जाता है वो कृत्रिम भोजन है, ठीक है ना। तो उस कृत्रिम भोजन का उपयोग करने से भी क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। फिर है कम व्यायाम, भाई व्यायाम कम करोगे तो होगा ही। स्थिर जीवन यापन, ठीक है ना, स्थिर जीवन यापन यानी सीधा मतलब है कि कोई लाइफस्टाइल, कोई दिनचर्या फिक्स न होना। फिर है अवटु अल्पक्रियता, यानी आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है ना, ये कहाँ होती है, देखो मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये मान लो आपकी ये इस टाइप से बॉडी, ठीक है, तो गले के अंदर होती है यहाँ पे, ठीक है ना, और किस आकृति की होती है, एच आकृति की होती है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ एच आकृति की एक ग्रंथि होती है, इसको कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड, ठीक है ना। तो ये जो थायराइड ग्रंथि है, ठीक है ना, एच आकृति की ग्रंथि होती है। इसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, बटन के आकार की होती है, ठीक है ना। वो हम जब ग्रंथियों वाला पार्ट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये थायराइड ग्रंथि है, इसको हिंदी में बोलते हैं आउटू ग्रंथि, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता, या मैं बोल सकता हूँ आउटू ग्रंथि की अल्प क्रियता, ठीक है।
तो आउट टू अल्प क्रियता हो जाए, यानी हमारे शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती है, ठीक है ना, उनको नियंत्रित यही करती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। अगर यही काम करना बंद कर दे या काम कम करना स्टार्ट कर दे तो उपापचयी क्रियाएं ढंग से नहीं हो पाएगी और शरीर क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी की थायराइड ग्रंथि अल्प सक्रिय है, अल्प काम कर रही है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है ना। कारण क्या होता है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को, है ना, जितनी भी हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं उनको क्या करती है, नियंत्रित करती है थायराइड, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, अल्प, अल्प को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपो, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि तो ये होगी, आउटू को बोलते हैं थायराइड, तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अल्प, आउटू अल्प क्रियता को क्या बोल देंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म बोल देंगे, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी मोटापा बढ़ जाता है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई मोटापे के क्या कारण थे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे जो दो पार्ट थे, है ना, मतलब जो मानव स्वास्थ्य था उसमें पीने योग्य पानी के गुण, मोटापा और रक्तचाप, तीन पार्ट थे। तो उसमें हमने अब मोटापा कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं रक्तचाप की तरफ, ठीक है। तो हम इस रक्तचाप को स्टार्ट करते हैं। देखो ये रक्तचाप, तो देखिए रक्तचाप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रक्तचाप को समझने से पहले मैं एक आपको थोड़ा सा हार्ट के बारे में बताता हूँ, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो पहले हम हार्ट के बारे में देखते हैं थोड़ा। देखो ये जो संरचना आपको दिख रही है, ठीक है ना, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। हार्ट, और हिंदी में हम इसको क्या बोल देते हैं, हृदय बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया हृदय। तो ये जो अपना हार्ट है, इस हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाले जो दो चैम्बर है ना, जिनमें मैंने डॉट बनाया है, ये दोनों चैम्बर क्या कहलाते हैं, आलिंद कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आलिंद को मैं इंग्लिश में बोलता हूँ एट्रियम, ठीक है, एट्रियम होते हैं इनको, ठीक है ना। अभी जब हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो पूरा आएगा समझ में। ये हो गए एट्रियम। और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर है ना, दोनों जो कक्ष या कोष्ठ आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो ये हो गए आपके वेंट्रिकल या निलय। ये किस साइड में है, बाईं साइड में है, तो ये हो गया बायां आलिंद। और ये कैसे हो गया, दाईं साइड में तो दायां आलिंद। ये दाईं साइड में निलय है तो दायां निलय, ये बाईं साइड में निलय है तो बायां निलय हो गया। क्या होता है कि ये जो हृदय है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, रक्त को पंप करने का काम करता है ना। जैसे हमारे जो घर में मोटर लगी होती है, वो पानी पंप नहीं करती क्या पाइपों में, और ऊपर टंकी तक पहुंचा देती है। वैसे ही जो हार्ट होता है, ये क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको पंप करता है, और ब्लड को पंप करने के बाद में पूरा का पूरा जो ब्लड होता है, पूरा जो ब्लड होता है, उस ब्लड को कहाँ पहुंचा देता है, उस ब्लड को पहुंचा देता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो अगर हृदय नहीं हो तो हमारे शरीर में रक्त है वो बहेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मान लो ये रक्त है अभी यहाँ पे है, आलिंद के अंदर, एट्रियम के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बीच में छिद्र होता है, ठीक है ना। उस छिद्र के द्वारा जब ये क्या होगा, संकुचित होगा, ये पिचक जाएगा पूरा, ठीक है ना। जैसे मुट्ठी बंद होती है वैसे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बंद होने के बाद में क्या होगा, सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, इस नीले में आ जाएगा। नीले से जब ये नीले पिचकेगा तो सारा ब्लड एक रक्त नलिका के द्वारा कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स किसको बोलते हैं हम, फेफड़ों को बोलते हैं ना। लंग्स में चला जाएगा, फिर लंग्स से सारा का सारा ब्लड प्योर होके कहाँ आता है, आलिंद में आता है। और आलिंद जब संकुचित होगा तो सारा ब्लड किस में आ जाएगा, इस नीले में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब नीले जब संकुचित होगा तो इस रक्तवाहिनी के द्वारा, इस रक्तवाहिनी के द्वारा कहाँ जाता है, धमनियों के द्वारा कहाँ जाएगा, कोशिकाओं तक जाएगा, यानी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर कोशिकाओं में ऑक्सीजन वगैरह, ब्लड के अंदर होता ही क्या है, ऑक्सीजन होता है, मैंने पीछे डिस्कस किया था, ऑक्सीजन होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं। तो ये सारा का सारा ब्लड जो है वो कोशिकाओं को क्या प्रदान करेगा, ऑक्सीजन वगैरह भोज्य पदार्थ प्राप्त करेगा। कोशिकाएं उस ब्लड में क्या मिला देंगी, जो अशुद्धियां वो मिला देंगी, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, अशुद्ध। और अशुद्ध ब्लड को कुछ रक्त नलिकाएं, जिनको हम बोलते हैं शिराएं, ये शिराएं क्या वापस इस हृदय के आलिंद में लाके छोड़ देती है। फिर आलिंद से नीले में आता है, और नीले से लंग्स में चला जाता है। यहाँ जो ब्लड था इम्प्योर उसको प्योर किया जाता है, और प्योर करके वापस एट्रियम में भेज दिया जाता है, आलिंद में, कौन से में, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से फिर वापस नीले में आता है, नीले से पूरे बॉडी के अंदर वापस चला जाता है। और कैसा ब्लड जाता है, प्योर ब्लड जाता है,
ठीक है, तो ये काम करने का तरीका होता है। तो मेरे को एक बात बताओ, हृदय से ब्लड कहाँ पे जा रहा है? धमनियों में और शिराओं में जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है ना। तो जब धमनियों और शिराओं में जाएगा तो हृदय धमनियों और शिराओं में जब ब्लड को पंप करेगा तो वहां दबाव उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? देखो मैं समझाता हूं कुछ इस टाइप से। जैसे मान लो आप आपके पास ये रक्त नलिका है, ठीक है, और हृदय से पंप करने के बाद रक्त आ रहा है, तो रक्त ऐसे भी आएगा, ठीक है ना। रक्त है वो इस दीवार पे टकराएगा, ठीक है ना, इधर भी टकराएगा। तो जब रक्त है इन रक्त नलिकाओं की दीवार पे टकराएगा तो दीवार के ऊपर दाब लगेगा कि नहीं लगेगा? और जब दीवार के ऊपर दाब लगेगा तो इसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? रक्त दाब बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं? इसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं? रक्त दाब, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लड ब्लड प्रेशर। तो और एक हिंदी में नाम और होता है इसका, रक्तचाप भी बोल देते हैं, शॉर्ट में इसको बीपी भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बीपी है इसका मापन किससे होता है? स्पिग्नोमेनोमीटर से होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, तो उनके पास में एक वो हाथ के ऊपर पट्टा सा बांधते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, एक उनके हाथ में कुछ पंप करने के लिए रहता है तो वो उसको पंप करते हैं और फिर कुछ रीडिंग बताते हैं, है ना, उसको बोलते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर। आपकी बुक में उसका चित्र दिया हुआ है, देखना, है ना। तो इसको बोलते हैं रक्तदाब। तो रक्तदाब क्या होता है कि जब हृदय ब्लड को रक्त वाहिनियों में पंप करता है तो रक्त वाहिनियों में रक्त की दीवारों पर उत्पन्न किया गया दाब क्या कहलाता है? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर या बीपी। समझ में आई इतनी बात? ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं ऊपर परिभाषा इसकी। तो सबसे पहले आ रहा है इसके अंदर रक्तचाप। तो रक्तचाप किसको बोलेंगे? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रक्तचाप है ना, दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अब दो प्रकार का कैसे? जैसे मान लो हृदय ने पंप किया शुद्ध ब्लड को किसके अंदर? धमनी के अंदर, ठीक है ना। तो इस ये जो दबाव होता है ये थोड़ा ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? धमनी में जो दबाव होता है वो शिरा की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा होता है। धमनी में जो ब्लड प्रेशर होता है, धमनी के अंदर ये ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, बीपी, ठीक है ना। धमनी के अंदर बीपी क्या होता है? सॉरी, शिरा में बीपी कम होता है और धमनी के अंदर बीपी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लड प्रेशर कहलाता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये कितना होना चाहिए? 90 से 120 तक होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा? हृदय ने पंप कर दिया ब्लड धमनी के अंदर। अब धमनियाँ लास्ट में छोटी धमनियों में फिर केशिकाओं में बढ़ती हुई ब्लड को कहाँ पहुंचा देगी? कोशिकाओं के अंदर। कोशिकाओं के अंदर क्या होगा? जो ब्लड है वो क्यों आता है कोशिकाओं में? ऑक्सीजन लेके आता है, ठीक है ना। कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, तो वो ऑक्सीजन लेके आएगा कौन? ब्लड। कहाँ तक लेके आएगा? सेल्स में। फिर साथ में और भी लाएगा, ब्लड के साथ में क्या लेके आता है? फूड, खाना लेके आता है। खाना बोले तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना। खाने के अंदर क्या क्या आता है हमने पहले डिस्कस कर रखा है फर्स्ट चैप्टर में जब हमने शुरू में चालू किया था। कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, वसा जिसको हम लिपिड बोलते हैं, लिपिड आती है, ठीक है ना। खनिज लवण जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स, मिनरल्स आते हैं, और क्या आते हैं? विटामिन्स आते हैं, ठीक है ना, विटामिन्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें फूड में होंगी। तो ये सारा फूड किनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा? कोशिकाओं को। और कोशिकाएं अपने जो अपशिष्ट पदार्थ है वो ब्लड में डाल देगी, तो ब्लड कैसा हो जाएगा? इम्प्योर। अब ये इम्प्योर ब्लड है इन नलिकाओं के द्वारा, है ना, इन नलिकाओं को हम बोलते हैं शिराएं। तो शिराओं के द्वारा कहाँ ला के छोड़ता है? हृदय में ला के छोड़ता है, ठीक है ना। हृदय में ये भी कौन सा पार्ट हो गया? आलिंद, ठीक है। आलिंद से फिर कहाँ जाएगा? नीले में, और नीले से वापस रक्त कैसा है? अशुद्ध। तो ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है, जिसको हम बोलते हैं फेफड़े, ठीक है ना। और ये लंग्स में क्या होगा? शुद्ध होगा, और शुद्ध होने के बाद में वापिस कहाँ आएगा? इस आलिंद में आएगा, जिसको हम बाएं आलिंद बोलते हैं। बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आया, बाएं आलिंद से बाएं नीले में रक्त आएगा, और बाएं नीले से वापिस इन धमनियों के द्वारा शरीर में। तो ऐसे ये पूरा प्रक्रिया चलती रहती है, ये चक्र चलता रहता है। और जब पूरा चक्कर काट लेता है तो बताओ कितना टाइम लगता होगा? बहुत कम टाइम लगता है, 0.8 सेकंड लगते हैं। इसको बोलते हैं एक हृदय चक्र, ठीक है ना। कार्डिक साइकिल बोलते हैं इसको। 0.8 सेकंड, यानी 1 सेकंड भी नहीं लगता इतना काम होने में। यानी ब्लड को यहाँ से, ये जो दायां आलिंद है उससे दायां नीले में, दायां नीले से फिर लंग्स में जाने में, यहाँ पे प्योर होने में, प्योर होके वापस इस आलिंद में आने में, कौन सा आलिंद है ये? बायां आलिंद।
फिर बायां लिन से बायां नीले से फिर धमनियाँ, धमनियों से रक्त कोशिका में जाके ये ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ की सप्लाई कर देगा। फिर उसमें अशुद्ध पदार्थ भी मिल जाएंगे, अपशिष्ट पदार्थ, और वापस कहाँ आके यहाँ पे वापस दायां आलिंद में आके जब ब्लड आएगा तो इसमें इसको 0.8 सेकेंड ही लगता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जब हृदय है वो धमनियों के अंदर रक्त को पंप करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उस दो प्रकार के दाब उत्पन्न करेगा। धमनियों में जो दाब होता है उसको बोलते हैं यानी जब ये क्या होता है, जो हृदय है ये क्या होता है, संकुचित होता है। ठीक है ना। तो जब हृदय संकुचित होगा तो ऐसे संकुचित होने पे जो दाब उत्पन्न करेगा धमनियों के अंदर उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये होता है 90 से 120 के बीच में। ठीक है। अब संकुचित होगा, मान लो मुट्ठी बंद हो गई तो खुलेगी भी तो सही ना। तो हृदय संकुचित हो गया तो वापस क्या होगा, शिथिल भी होगा। ठीक है ना। तो जब हृदय वापस शिथिल होता है तो शिथिल होने पर जो ये दाब होता है ना, धमनियों के अंदर या जो शिराओं के अंदर, या रक्तवाहिनी में बोलूँ तो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, तो रक्तवाहिनियों में जो, यानी जब हृदय शिथिलित होता है उस टाइम रक्तवाहिनियों के अंदर जो दाब होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। वो कितना होता है, 60 से 80 के बीच में। ठीक है ना। तो जब रक्त हृदय संकुचित होगा तो रक्तवाहिनियों में जो दाब होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हृदय शिथिलित होगा तो उस टाइम जो दाब है रक्तवाहिनियों के अंदर उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। वो कितना होता है, 60 से 120 के बीच। ठीक है ना। और हमारा ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, 80 से 120, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कि इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो भाई सीधी बात, जो रक्तचाप है ना, आपने बहुत बार डॉक्टर्स को देखा होगा, वो एक पट्टा सा बांधते हैं हाथ पे, है ना, हाथ पे पट्टा बांधते हैं और फिर क्या करते हैं, उनके हाथ में कुछ गुब्बारे टाइप का होता है, उसको वो दबाते हैं और फिर एक मशीन रखी होती है उसमें ऊपर पारा चढ़ता है ना। आपकी बुक में जो चित्र दिया वो देखना, उसको बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर, हिंदी में बोलेंगे रक्तचाप मापी। तो इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है, रक्तचाप का मापन किया जाता है। 1733 में घोड़ों में रक्तचाप का मापन किया गया था स्टीफन हेल्स के द्वारा, और 1983 के अंदर रक्तचाप को परिभाषित किया था एक कापलन नाम के व्यक्ति थे उन्होंने। ठीक है। अब देखो रक्तचाप दो प्रकार का हो सकता है। एक रक्तचाप तो हो गया निम्न रक्तचाप, ठीक है, और एक रक्तचाप हो गया आपका उच्च रक्तचाप। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, अब दोनों को डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं ये। तो रक्तचाप आपके पास में हो गया दो प्रकार का, एक हो गया निम्न रक्तचाप और एक हो गया उच्च रक्तचाप। तो अब देखो निम्न रक्तचाप किसको बोलते हैं, जब रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड का जो प्रेशर होगा वो कम होगा तो उसको बोलेंगे निम्न रक्तचाप। ठीक है ना। निम्न रक्तचाप होता है ना, तो जो ब्रेन है यानी मस्तिष्क है, हृदय है, किडनी जिसको हम गुर्दे बोलते हैं या वृक्क बोलते हैं, है ना, उनमें क्या होता है भाई, आपको सीधा पता है ब्लड का काम क्या होता है, कोशिकाओं को क्या पहुंचान प्रदान करना, ऑक्सीजन और भोजन, फूड प्रदान करना, है ना। मान लो ब्लड धीरे धीरे जाएगा तो ऑक्सीजन और फूड भी क्या जाएगा, धीरे धीरे जाएगा ना, यानी कम जाएगा फिर, है ना। तो ब्रेन है, हृदय है, किडनी या जो किसको हम गुर्दे बोलते हैं, वहाँ पर अगर बीपी कम हो तो ऑक्सीजन और जो भोज्य पदार्थ है उनकी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, कम हो जाती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और जो अंग है वो सामान्य रूप से काम नहीं करेंगे जब अंगों को, जब कोशिकाओं को, भाई कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेंगी तो अंग भी क्या करेंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे, सामान्य रूप से काम नहीं करेंगे। और अगर लंबे समय तक ये प्रभाव बना रहता है तो स्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तो बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाती है। ठीक है ना। तो लो बीपी है उसके कॉम्प्लिकेशन भी डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है ना। लो बीपी या निम्न रक्तचाप, समझ में आई इतनी बात, ये क्या होता है। अब हम देखते हैं उच्च रक्तचाप। तो उच्च रक्तचाप किसको बोलते हैं, जब जैसे मान लो ये क्या था, आपका हार्ट था, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, लेकिन हम इसको काट के देखते हैं अंदर से, हम तो बाहर से नहीं देखेंगे, साइंस के स्टूडेंट है, अंदर से देखेंगे तो ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या करता है, रक्तवाहिनियों में क्या करेगा, रक्तवाहिनियों में दाब उत्पन्न करेगा। तो जब ये दाब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे उच्च रक्तचाप, तो उसको बोलेंगे हाई बीपी। कब होता है ये बीपी, कब बढ़ जाता है, जब चिंता ज़्यादा हो, क्रोध ज़्यादा हो, ईर्ष्या हो किसी से, है ना, भ्रम हो, तो भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से बीपी बढ़ता है ना। आप फिल्मों में नहीं देखते थे क्या, बहुत बार, है ना। तो अब देखो, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन करने पर
जो बीपी है वो बढ़ जाता है। मैदे से बने खाद्य पदार्थ खाने से, चीनी का ज़्यादा प्रयोग करने से, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि के ज़्यादा सेवन करने से या इनके सेवन करने से भी क्या होता है, बीपी बढ़ता है। ठीक है। श्रमहीन जीवन यानी कोई आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, उस वजह से भी बीपी बढ़ जाता है ना। व्यायाम के अभाव से बीपी बढ़ जाता है। तो भाई ये सब चीज़ें, जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, जो चीज़ें हमें छोड़नी है वो हमें छोड़नी चाहिए, और जो चीज़ें हमें हमारे जीवन में शामिल करनी है जैसे व्यायाम वगैरह, तो उनको शामिल करना चाहिए। ठीक है। तो रक्तचाप दो प्रकार का, लो बीपी और हाई बीपी, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जो उच्च रक्तचाप है ना, उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं ना, क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए बीपी जिनकी बढ़ती है उनको। तो देखो सावधानी क्या होना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए। ठीक है। फिर है ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। डिब्बाबंद सामग्री, डिब्बाबंद सामग्री मतलब जो पैकेज्ड फूड होता है ना, जैसे ये चिप्स आप खाते हो, कुरकुरे खाते हो ना, बिस्किट्स वगैरह खाते हो, तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए ना, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होना चाहिए। ऐसे नहीं आप मैग्नीशियम और कैल्शियम रहित भोजन कर रहे हो या बहुत कम है उनके अंदर मात्रा, वो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए। ठीक है ना। और संतृप्त वसा जैसे वनस्पति घी जिसको हम डालडा बोलते हैं वो, और मांस है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। तेज 30 मिनट पैदल रोजाना चलना चाहिए। ठीक है ना। फिर है योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम रोजाना ही करना चाहिए। ठीक है। धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, और मदिरापान शराब वगैरह पीते हैं तो वो भी छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप ऐसी लाइफस्टाइल यूज करोगे, है ना, जो चीज़ें छोड़नी है वो छोड़ दोगे, जो चीज़ें शामिल करनी है वो करोगे, तो बीपी मैनेज रहेगा। ठीक है। तो ये सावधानियाँ रखनी चाहिए बीपी के रोगी को। ठीक है। तो ये हमारा रक्तचाप जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल अगर हम मानव स्वास्थ्य में देखें तो हमारे 3 पार्ट हो गए। कौन से? पीने योग्य पानी के गुण और दूषित पानी के दुष्प्रभाव, दूसरा मोटापा, और फर्स्ट हो गया पीने योग्य पानी के दुष्प्रभाव, और दूसरा हो गया मोटापा, और तीसरा रक्तचाप। तो तीनों ही पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नशीले पदार्थ या टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।